बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आपके लेक्चर्स भी अच्छे जा रहे होंगे। जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट फॉर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने से पहले ये देखते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कौन से टॉपिक पढ़े थे। जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर द इक्वालिटी ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एक केस इक्वल वाला पढ़ा था और एक केस अनइक्वल वाला पढ़ा था। ठीक है, बट उनके अंदर वो जो प्रोबेबिलिटीज़ थी ना, आपको जिनको टेस्ट करना था मोर देन टू प्रोपोर्शंस को, उनकी वैल्यूज़ पता होती थी, मालूम होती थी। मसलन आपको याद हो वो जो डिजिट्स वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर उसने क्या कहा हुआ था कि आप टेस्ट करें कि ये डिजिट्स आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं। तो हमने P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू सो ऑन P10 को इज इक्वल टू 0.10 लिखा था। तो ये हमारी H0 थी और इसमें ये सारे पीज़ नोन थे, ये पीज़ हमें मौजूद थे जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व करते थे। और अनइक्वल के अंदर क्या था, वो जो मेंडल लॉ वाला एक हमने क्वेश्चन किया था कि P1 जो है वो 6/19 है, 6/16 है या 9/16 है, फिर P2 है वो 3/16 है एंड सो ऑन इस तरह। तो जब ये आप देखिए ये भी नोन है सारे, लेकिन ये इक्वल नोन है, ये भी नोन है लेकिन ये अनइक्वल नोन है। तो इक्वल नोन के तहत वो यूनिफॉर्म बन जाता था और अनइक्वल नोन के तहत वो मल्टीनॉमियल प्रोपोर्शंस बन जाता था। तो ये हमारा जो लास्ट चैप्टर, जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट हमारा लेक्चर, उसके अंदर हमने मोर देन टू प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग की थी। ठीक है, कि वो मोर देन टू प्रोपोर्शंस जिनकी टेस्टिंग हो रही थी, आया उनकी जो वैल्यूज़ थी, या दो सूरतें थी, या वो गिवन वैल्यूज़ इक्वल दी हुई थी और हमने टेस्ट करना था ये इक्वल टू एक ही सिंगल वैल्यू के है, या इसके अगेन दूसरा ये था कि इनकी ये अपनी वैल्यूज़ के इनके इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वल के केस में यूनिफॉर्म था और डिफरेंट के केस में मल्टीनॉमियल था। अनइक्वल नहीं, इसको आप डिफरेंट कह लें, अनइक्वल डिफरेंट एक ही चीज़ है। सो ये हमारा जो था लास्ट का जो लेक्चर था, ये उसकी चीज़ें थी। अब हम आते हैं आज के मौजूदा लेक्चर में। आपने गौर किया होगा, मैं जब ये लास्ट लेक्चर की अब बात बता रहा हूँ तो मैं इसमें ये नॉन की बात बता रहा हूँ कि तमाम प्रॉपर्टीज़ हमें पता हैं, भले इक्वल पता है भले अनइक्वल पता है। ठीक है, लेकिन जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का आइडिया क्या होगा कि हमने टेस्ट करना है, काई स्क्वायर ही यूज़ होगा, वही फार्मूला काई स्क्वायर का यूज़ होगा। गुडनेस ऑफ फिट से मुराद ये होती है कि आपने एक डाटा लिया और उस डाटा पे ये चेक करना है कि क्या इस डाटा के ऊपर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा फिट होता है या नहीं होता, या इस डाटा के ऊपर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा फिट होता है या नहीं होता। ठीक है, यानी आपने डिस्ट्रीब्यूशन की फिटनेस को चेक करना है डाटा की मदद से। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन की फिटनेस को आपने चेक करना है तो इसके अंदर तो कोई प्रॉपर्टीज़ का तो ताल्लुक ही नहीं है कि वही नॉन है अननोन सिंपल, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। इसका मतलब है कि ये सवाल करते हुए आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ अगर बाइनॉमियल का क्वेश्चन करें तो बाइनॉमियल के फार्मूले से लानी पड़ेगी, और अगर पॉइसन का क्वेश्चन करें तो पॉइसन के फार्मूले से हमें वो प्रॉपर्टीज़ लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये नहायत आसान है। सिर्फ पिछले लेक्चर और इसमें फ़र्क ये है कि पिछले लेक्चर के H0 में जो प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती थी वही उठा के हम कॉलम नीचे बना लेते थे। इसमें H0 में प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होंगी बल्कि एक स्टेटमेंट होगी। तो स्टेटमेंट से तो प्रोपोर्शंस नहीं बनते, उस स्टेटमेंट से हम ये सीखेंगे कि चूंकि ये स्टेटमेंट बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है तो बाइनॉमियल का फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करो। चूँकि ये जो स्टेटमेंट H0 के अंदर है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की है, इसलिए पॉइसन का फार्मूला लगा के प्रोपोर्शंस निकालो। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसका जो असल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। कि इस लेक्चर में हमने असल क्या करना होगा, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना, जो पिछले लेक्चर में नोन थी, इनमें हमने खुद फाइंड करनी होगी। बस इतना सा फर्क है उसमें और इसमें। फिर सुन लें, उस यूनिफॉर्म और मल्टीनॉमियल प्रोपोर्शंस की जो टेस्टिंग थी उसके अंदर तमाम प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होती थी H0 के अंदर। इक्वल गिवन होती थी तो यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस बन जाते थे,
डिफरेंट गिवन होती थी तो मल्टीनोमियल प्रोपोर्शंस बन जाते थे। आज का जो लेक्चर है जिसमें गुडनेस ऑफ इट है, इसके अंदर एच नॉट में जब प्रोबेबिलिटीज होंगी ही नहीं तो हम पुट क्या करेंगे आगे, तो फिर एच नॉट में क्या होगा, वहां पे बाइनामियल का सवाल है तो बाइनामियल से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिखी होगी जो हमें ये गाइड करेगी कि यस अब बाइनामियल का फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटीज निकालो। और फिर जब पाइथन का सवाल होगा तो वो स्टेटमेंट हमें गाइड करेगी कि यस पाइथन का सवाल है, पाइथन का फार्मूला लगा के उसे फाइंड करो। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। कोई मुश्किल नहीं है, आपने बाइनामियल पाइथन पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में फिर यहाँ पे चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है जी। सो फार्मूले में कोई वो चेंज नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा था कि मुख्तलिफ बुक्स में हर टॉपिक पे फार्मूला बदला हुआ है, लेकिन मैं एक ही फार्मूला लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इस फार्मूले में क्या है, वही O माइनस C ओवर E। अब वो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जाहिर है इन सवालों में भी ऑब्जर्व होगी। E से मुराद है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जाहिर है वो हमने खुद फाइंड करनी है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, कैपिटल N जो कि हमें गिवन होगा हम टोटल करेंगे, PI जो कि हमें मालूम नहीं है क्योंकि अब हमारा सवाल प्रोपोर्शंस वाला नहीं है, हमारा किसी डिस्ट्रीब्यूशन की फिटनेस वाला सवाल है। इसका मतलब ये पता चला कि हमें ये जो PI की वैल्यूज़ है ना, ये हमें दो सूरतों से पता चलेंगी। किस सूरत से, अगर सवाल बाइनोमियल का है तो बाइनोमियल के इस फार्मूले से प्रॉपर्टीज पता चलेंगी, और अगर सवाल पाइथन का है तो पाइथन के इस फार्मूले से प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। तो वेरी सिंपल कि प्रोबेबिलिटीज निकालना ही इसमें बात है सारी सवाल में, बाकी और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, इन सवालों में डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 नहीं बल्कि K-2 होगा। अब K-2 क्यों होगा ये मैं रीज़न आपको बता दूंगा जब वहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, तो वो K-2 की मैं रीज़न आपको बताऊंगा। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है 17.26 से 17.32 जो पेज नंबर 227 से 229 की बुक में क्वेश्चंस मौजूद हैं। हमने एक एक एग्जांपल थॉरोली डिटेल के साथ नीचे मैंने की, अभी हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है, उधर जाने से पहले ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज़रा समझ लें। देखें, ये जितने हम ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, हर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक, बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स हैं N और P। पाइथन का एक पैरामीटर है लैम्डा। ठीक है, जब बाइनोमियल का सवाल हमें आएगा तो हमें N मालूम होगा, यानी एक पैरामीटर हमें मालूम होगा। ठीक, जब हमें पाइथन का सवाल आएगा तो हमें एक भी पैरामीटर मालूम नहीं होगा, वही होगा जो लैम्डा होगा। ठीक है, इसका मतलब बाइनोमियल के केस में भी हमें एक पैरामीटर मिसिंग है जो कि P है, यानी P से मुराद फार्मूले के अंदर ये जो छोटा P है, मैं वो P की बात नहीं कर रहा जो H0 में होगा। ये फार्मूले के अंदर ये जो प्रोबेबिलिटी है जिससे बाइनोमियल का फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये P अननोन होगा जिसको हम डाटा से फाइंड करके इस्तेमाल करेंगे। और पाइथन के सवाल में भी ये पैरामीटर हमें अननोन होगा। तो दोनों के सूरत में एक एक पैरामीटर हमें खुद से एस्टीमेट करना पड़ेगा। कितने पैरामीटर एस्टीमेट करने पड़ेंगे? बाइनोमियल का सवाल है तो एक पैरामीटर हम खुद एस्टीमेट करेंगे, पाइथन का सवाल है तो एक पैरामीटर हम खुद एस्टीमेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि असल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो तो K-1 ही था, लेकिन ये जो इजाफी -1 हो रहा है ना, ये वो नंबर ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड फ्रॉम डाटा है कि बाइनोमियल में चूंकि आप एक पैरामीटर अपने पास से डाटा से एस्टिमेट करके डाल रहे हैं, इसलिए ये वो एक माइनस एक और 1 होके ये -2 इसलिए ये बन रहा है। और पाइथन में भी हम एक पैरामीटर यानी लैम्डा की असली वैल्यू की बजाय जो है ही नहीं, हम गिवन डाटा से एस्टिमेट करके डालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो इसलिए इसका भी -1 होने से ये K-2 है। तो वेरी सिंपल कि मल्टीनोमियल प्रोपोर्शन और यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 था, इसमें गुडनेस ऑफ इट में K-2 होगा, ये मैं बता रहा था। ठीक है जी। सो अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं पहले हम। ठीक, वो ये कह रहा है, ये आपका 17.10 पेज 196 पे एग्जाम्पल मौजूद है। 5 pennies वर टॉस्ड। पेनीज कहते हैं सिक्का जो होता है ना, कॉइन। ठीक है, टॉस किया गया है। अच्छा, हर पेनी, हर कॉइन, हर सिक्का जो होता है वो आपके लिए अनबायस वो नहीं होता। ठीक है, ये हम पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको
कि हमारे पास ये जी, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन को। जी जनाब, सो 5 पेनीज आर टास्क्ड। तो ये जो 5 है ना, दिस 5 इज n। याद है ना, आप प्रोबेबिलिटी के सवाल BBA 3 में पढ़ते थे, तो वही होता था ना, 5 कॉइन्स आर टास्क, 5 डाइज आर रोल्ड, 10 कॉइन्स आर टास्क। तो ये वो 5 जो है, ये n इज इक्वल टू 5 है। तो हमें देखें एक पैरामीटर तो मालूम है ना बाइनोमियल का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं वर टॉस 1000 टाइम्स, 5 पेनीज को 1000 दफ़ा टॉस किए, यानी एक दफ़ा हमने उसे हाथ में शफल किया, 5 पेनीज फेंक दिए, फिर नोट किया कि इन 5 पेनीज में से कितने हेड्स आए हैं, यानी क्या 5 के 5 पे हेड्स आए हैं, या 4 पे हेड आया है, या 3 पे हेड आए हैं, या 2 पेनीज पे हेड आए हैं, या 1 पे आए हैं, या किसी पे भी नहीं आया। तो यही हुआ होगा ना, यानी 5 पेनीज में भी जो कुछ हो सकता है वो ऑब्जर्व होगा। तो जब 1000 दफ़ा टॉस किया है, तो आप नीचे इस टेबल को समझें क्या है। टेबल ये कह रहा है कि 38 टॉसेज ऐसी थी जिनमें कोई भी हेड नहीं आया, सारे टेल आए। 144 ऐसी टॉसेज थी जिनमें एक हेड आया है। 342 वो टॉसेज थी जिनमें 2 हेड्स आए हैं। 287 वो टॉसेज थी जिनमें 3 हेड्स आए हैं। 164 वो टॉसेज थी जिनमें 4 पेनीज पे हेड आया है, और 25 टॉसेज ऐसी थी जिनमें 5 पेनीज पे हेड आया है। सो डाटा का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि टेस्ट वेदर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द सेटिस्फैक्ट्री फिट ऑफ द डाटा। क्या इस डाटा पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सही फिट होता है या नहीं होता, ठीक। अब इस हवाले से एक और बात भी सुन लें कि अगर वो ये कहे कि टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट ऑफ द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो पेनीज और कॉइन्स और ये वो चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर जो आपका अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाइनोमियल ही होता है। तो वो बताइए या ना बताइए, बाइनोमियल ही लगेगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जमा करें तो ये 1000 टॉसेस बनते हैं। तो ये कैपिटल N तो हमें मालूम हो गया। अब हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे, हाइपोथेसिस में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिख रहे कि जी P1 इक्वल टू P2, नो, इसमें लिखना है द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल, कि ये जो इस डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बेस्ट फिटेड क्या है, बाइनोमियल है, जिसमें 5 पेनीज टॉस हुए हैं। और अल्टरनेटिव क्या है कि वो बाइनोमियल नहीं है, बस या तो बाइनोमियल है या बाइनोमियल नहीं है। सो इसके अंदर कोई नॉट इक्वल टू वाला सिंबल नहीं है कि मैं इसे 2 टेल कहूँ, ये 1 टेल रहेगा। अल्फा 5% आया, और काई स्क्वायर का जो आपका ये फार्मूला है, ये वही काई स्क्वायर का फार्मूला रहा। अब पॉइंट ये है कि काई स्क्वायर के फार्मूले पे जाने से पहले हम ज़रा इसको थोड़ा रिवर्स देखते हैं कि आपने देखें ये काई स्क्वायर निकाला होगा, ये निकलेगा काई स्क्वायर, जाहिर है ये इस कॉलम के सम से आएगा। अच्छा, इस कॉलम का सम कब बनेगा, जब ये कॉलम बनेगा। अच्छा, ये कॉलम कब बनेगा, जब ये रिवर्स जाके आप O माइनस E का स्क्वायर लेंगे। अच्छा, O माइनस E का स्क्वायर कब लेंगे, जब कोई O माइनस E निकालेगा। अच्छा, O माइनस E कैसे निकलेगा, जब कोई E निकालेगा, यानी जब E का कॉलम बनेगा तभी O में से E माइनस होगा। अब मसला ये है कि पिछले लेक्चर्स में तो E सीधा सीधा यहाँ पे एक P का कॉलम होता था जो हमें H0 से मिलता था, और हम उसको यूज़ करके तो डायरेक्ट N इंटू P करके E निकाल लेते थे। आज हमें क्या हो रहा है, सिर्फ ये फ़र्क पड़ रहा है कि हमारे पास ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा हमारा इजाफी काम है, बस इसको ज़रा समझिएगा। अब हमें ये जो P का कॉलम है, ये बाइनोमियल के फार्मूले से हमें P का कॉलम आना है। अब बाइनोमियल का फार्मूला कब लगता है, जब आपके पास डाटा में P भी मौजूद हो, N भी मौजूद हो, यानी छोटा n मौजूद हो जो कि मौजूद है 5, लेकिन हमारे पास फार्मूले के अंदर लगाने वाला P मौजूद नहीं है। ये ऊपर देखें ना फार्मूला, ये मैं कह रहा हूँ ये छोटा P मौजूद नहीं है, यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस है वो मौजूद नहीं है। तो अब वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम इसी डाटा से फाइंड करेंगे, और कैसे फाइंड करेंगे वो देखें, समझिएगा बात को। आपने क्या करना है, इस डाटा का मीन फाइंड करना है। सिंपल, इस डाटा का मीन, ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। ऑब्जर्व को ये x कह लें, और इस डिजिट्स को x कह लें, और ऑब्जर्व को फ्रीक्वेंसी कह लें। आपने fx का एक कॉलम बनाना है, हर ऑब्जर्व को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया
तो ये नीचे आपके पास ये आ गया समेशन एफ एक्स, और ये जो n है ये असल में समेशन f है। आपने सिंपल ग्रुप डाटा में जो BBA 3 में आपने मीन का फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला लगा के आपने यहाँ से मीन निकाल लिया। अब आप कहेंगे मीन ही क्यों निकाला, उसकी मैं वजह बताता हूँ। आपने डाटा का मीन निकाल के आपने उस मीन को NP के इक्वल पुट करना है। अच्छा, NP के इक्वल क्यों जी? इसलिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि बाइनोमियल का जो मीन होता है ना वो बराबर होता है NP के। ये प्रॉपर्टी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमने डाटा का मीन निकाला और मीन को रख दिया NP के इक्वल, यानी गिवन डाटा का मीन निकालें उसे NP के इक्वल रख दें। आगे जो सवाल आएगा उसमें आप पॉइसन का आप डाटा का मीन निकाल के उसे लैम्डा के इक्वल रख देंगे, क्योंकि वो पॉइसन का सवाल होगा। तो जब बाइनोमियल का सवाल होगा तो मीन निकाल के NP के इक्वल रखना है ताकि n पुट करके P वहाँ से फाइंड हो जाए। और जब पॉइसन का सवाल होगा तो मीन निकाल के लैम्डा के इक्वल पुट करना है ताकि वही मीन वही लैम्डा की वैल्यू बन जाए। ये आप आगे देखेंगे। तो आपने यहाँ NP को मीन के इक्वल रखा और यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट की क्योंकि गिवन थी। तो यहाँ से P की वैल्यू आपके पास 0.494 आ गई। तो ये वो P आ गया और Q क्या होता है 1 माइनस P। तो P भी आ गया और Q भी आ गया और n आपके पास मौजूद था। तो ये आप गौर से ज़रा देखें, ये आपके सामने फार्मूला लगा हुआ है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस x। ये बाइनोमियल जो ऊपर फार्मूला लगा है वो लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि ये फार्मूला लिखा कैलकुलेटर में, सिर्फ x की जगह यहाँ कभी जब 0 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे इसमें तो 5 से 1 5 हो जाएगा, 0.494 की पावर 1 हो जाएगी, 0.506 की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 5 है। तो ये आपके पास ये यहाँ x पुट होते जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी। तो बस जब ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सवाल में और प्रोपोर्शन वाले सवाल में क्या फ़र्क है। उन सवालों में ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम H0 से उठाते थे। इस सवाल में H0 ने हमें कहा है कि बाइनोमियल को टेस्ट करना है तुमने, तो जो बाइनोमियल के फार्मूले से ही प्रॉपर्टीज़ निकालो। जब बाइनोमियल का फार्मूला लगाने लगे तो आगे से P कहता है भाई मेरी तो वैल्यू ही नहीं है, आपने प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस की वैल्यू ही नहीं है मेरे पास। तो आपने इसी डाटा से मीन फाइंड किया, उसे NP के इक्वल कहा, n पुट किया, वहाँ से P निकाला तो Q आ गया। तो फिर उसके बाद आपने ये सारा फार्मूला लगाया बाइनोमियल का और इसमें x पुट करते चले गए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये सारा ये वाला कॉलम मिल गया प्रोबेबिलिटीज़ का। ठीक है जी। उसके बाद आगे फिर वही सिंपल तरीका कि आपने इस n को इस हर प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई किया तो ये E आ गया, फिर O माइनस E किया, O माइनस। अच्छा, अब जब E आ गया तो कोई E 5 से कम नहीं है, ये जहन में रखें आप। ये बात हर दफ़ा मैं कह रहा हूँ, कोई E 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगले सवाल में आएगी E 5 से कम, तो ये तमाम E 5 से बड़ी हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, हर O माइनस से E माइनस किया, फिर O माइनस E का स्क्वायर किया, फिर इस तरह वो सारे कॉलम पिछले सवाल की तरह करके तो आपको जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिली वो 8.162 मिल गई। सो दिस इज़ योर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर दिस टेस्ट। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं होगा, आप ये एक दफ़ा खुद हाथों से सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब आप ये देखें कि हमारी कितनी ई इसमें यूज़ हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब के हमारे पास 6 है। तो 6 माइनस 2 4 पे हमने 5% को देखना है। तो जब हम टेबल में जाके 5% पे 4 को देखेंगे तो 9.49 के लगभग वैल्यू मिलेगी। सो 9.49 आपको टेबल से वैल्यू मिल गई। ठीक है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू। इसका मतलब आपकी H0 एक्सेप्ट होगी। इट मीन्स कि ये जो डाटा था, ये जो आपने 1000 टॉसेस किए हैं पेनीज के, ये डाटा वाक़यातन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका n जो है वो 5 है। ठीक है, बस ये इसका जवाब है। इट मीन्स एक्सेप्ट H0 एंड कंक्लूड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल। अब हमारे पास जो इसका दूसरा सवाल है वो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए जी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आमतौर पे इसको ना स्टूडेंट्स पॉइजन पढ़ते हैं। ठीक है, आमतौर पे क्या पढ़ते हैं, पॉइजन, ये पॉइजन पढ़ते हैं ना ऐसे ही जस्ट फॉर जोक।
अगर हम इसको चलें पॉइजन भी पढ़ें, बिल्कुल ज़रा समझिएगा, यहीं से हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो मैं अगर किसी स्टूडेंट से कहूँ कि जाएं जी बाज़ार से ना मुझे 1 पाव पॉइजन ला दें, ठीक है, तो डेफिनेटली ये कोई इतना आम चीज़ नहीं है कि आप जाएंगे और वो आपको आराम से 1 पाव जहर तोल के दे देगा। लेकिन इसके मुकाबले मैं कहूँ कि आप जाएं बाज़ार से 5 किलो चावल ले आएँ तो वो एक आम बच्चे को भी दे देगा। इसका मतलब है कि पॉइज़न जो है वो एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है कि वो आपको बड़ी आसानी से नहीं मिलेगा, बड़ी तगोदो के बाद कहीं बहुत सारी शॉप से घूमेंगे फिरेंगे तब जाके अगर कोई हो सकता है दे तो दे, वरना मुश्किल है। तो इसका मतलब पॉइज़न को तलाश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डाटा लेना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुकानें छाननी पड़ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको पॉइज़न भी पढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखें, असल में ये है कि जब भी आपके रेयर आइटम्स की स्टडी हो, यानी वो चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस की प्रॉपर्टी बहुत कम हो, उस सूरत में जो चीज़ आपके सामने आती है उसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। पॉइजन पढ़ने वाले भी आप इसको भले पॉइजन पढ़ लें, बट दिस इज़ पॉइसन, और पॉइजन से ही मैंने आपको बात समझा दी है कि रेयर आइटम्स की जब स्टडी होगी दैट वुड बी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं उसकी एक और मिसाल देता हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि आप किसी जगह पे खड़े होकर गाड़ियों की तादाद काउंट करें और वो गाड़ियाँ काउंट करें जो कि मेहरान हैं या टोयोटा गाड़ियाँ हैं जो आम लोगों ने रखी हैं, तो हो सकता है आप 10 मिनट में 20-20, 50-50 गाड़ियाँ काउंट कर लें। लेकिन अगर मैं कहूँ जी कि आप ऐसा करें कि आप अगले 10 मिनट में यहाँ से जितनी फरारी गाड़ियाँ गुजरती हैं वो काउंट करें, तो क्या होगा? आप कहेंगे जी फरारी गाड़ी कोई कॉमन गाड़ी नहीं है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब उसको काउंट करने के लिए आपको ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ेगा। सो जितने भी रियल लाइफ के रेयर आइटम्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है दैट इज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पॉइसन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम था, ये उसके नाम से है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं इसी सवाल से आपको उससे रिलेट करता हूँ। मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा बिल्कुल नया टाइपिस्ट है, आप टाइपिंग सीख रहे हैं, तो नया जो टाइपिंग सीखेगा वो ज़्यादा गलतियाँ करेगा या जो एक स्किल्ड आदमी है वो ज़्यादा गलतियाँ करेगा? यकीनन जो नया सीख रहा है, वो ड्राइविंग सीख रहा है या टाइपिंग सीख रहा है, उसके अंदर गलतियों के चांस बहुत ज़्यादा होंगे और ठीक काम करने के चांस बहुत रेयर होंगे। तो उसका मतलब ठीक करने की प्रॉबिलिटी एक नए बंदे में बहुत रेयर होगी और गलत करने की प्रॉबिलिटी एक एक्सपीरियंस बंदे में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। गलत करने की प्रॉबिलिटी बहुत कम होगी एक्सपीरियंस बंदे में। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्किल्ड टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क, एक स्किल्ड टाइपिस्ट है। कौन सा टाइपिस्ट है? जो रूटीन का वर्क जानता है, बड़े अरसे से टाइपिंग कर रहा है, ये उसकी बात हो रही है। स्किल्ड टाइपिस्ट है। केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ मिस्टेक्स मेड पर डे ड्यूरिंग 300 वर्किंग डेज। उसने क्या किया है? 300 दिनों का यानी तकरीबन 1 साल का उसने अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है कि मैंने एक दिन में कितनी टाइपिंग मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। तो पहले इस डाटा को समझना ज़रूरी है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल पॉइसन का है या नहीं है। तो ये जो है ना x, ये नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब आप गौर से देखें कि ये नीचे नंबर ऑफ डेज है, ठीक। अब अगर मैं एक स्किल्ड टाइपिस्ट से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो उसने की हैं वो 6 मिस्टेक्स की हैं, यानी मैक्सिमम 6 मिस्टेक्स हैं, या 5 गलतियाँ एक पेज पे, या 4 हैं, या 3 हैं, या 2 हैं, या 1 है, या कोई गलती नहीं है उस दिन। तो सिर्फ 300 दिनों में एक दिन ऐसा हुआ है कि उसने 6 गलतियाँ की हैं। तो इट्स वेरी रेयर ना कि एक स्किल्ड आदमी, ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है कि वो 6 गलतियाँ तकरीबन 200 दिन करता रहे, तो ये रेयर तो ना हुआ ना। इसका मतलब वो स्किल्ड है तो वो ज़्यादा गलतियाँ करने के दिन बहुत रेयर होंगे, बहुत कम दिन होंगे, ठीक। इसी तरह 5 गलतियाँ सिर्फ 3 दिन में उसने की हैं, 4 गलतियाँ सिर्फ 9 दिन में की हैं, 3 गलतियाँ सिर्फ 12 दिन में की हैं, और 2 गलतियाँ 42 दिन में, और 1 गलती 90 दिन में, और 143 तकरीबन आधा जो टाइम था, यानी 300 में से तकरीबन आधे के लगभग उसने तो गलती ही नहीं की। तो हो था जो स्किल्ड, वो जब स्किल्ड था तो गलती कैसे करता? तो यहाँ से ये पता चला है कि एक स्किल्ड आदमी की मैक्सिमम गलतियाँ 6, वो भी करने के जो इतनी रेयर हैं कि सिर्फ एक दिन की हैं। तो ये पूरा डाटा आपको रेयर साइड पे लेके जा रहा है कि ये रेयर आइटम का डाटा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कहता है टेस्ट वेदर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी फिट टू द डाटा। क्या यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सही फिट होता है या नहीं होता? ये आपका क्वेश्चन है।
ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके अंदर हमें इसका अगर हम सम करें तो हमारे पास जो सम है वो क्या आ गया, ये हमारे पास इसका जो सम है ना, नंबर ऑफ जो तादाद है वो आपके पास यहाँ ये 300 सम है, क्योंकि ये 300 दिनों का टोटल है। अब सिर्फ क्या होगा कि इस सवाल में हमने मीन निकाल के एनपी के इक्वल नहीं रखना बल्कि लेमडा के इक्वल रखना है, क्योंकि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन का पैरामीटर लेमडा होता है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइसन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉइसन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का स्केल का फार्मूला उसी तरीके से आपने क्या किया, ये वाले कॉलम आपने पहले बनाए। अभी इन ब्रैकेट्स को छोड़ दें, ये ब्रैकेट्स के हैं, ये मैं बाद में बताता हूँ, फिल वक्त आप सिर्फ इसको देखें। तो आपने उसी तरीके से गिवन डिजिट्स बोल दिए, इनको मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मिस्टेक्स होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपके पास मिस्टेक्स आ गई एक्स और ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी आ गई, आपने यहाँ से मीन निकाल लिया, तो समेशन एफ एक्स निकाल लिया। तो समेशन एफ एक्स आ गया 267 और कैपिटल एन यानी समेशन एफ आ गया, ये समेशन एफ एक्स है और ये समेशन एफ है। आप देखें ये वैल्यू आपने यहाँ पुट की तो मीन जो आ गया वो 0.89 आ गया। तो आपने लिखा एज मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू 0.89। बस ये फ़र्क है उस सवाल पिछले में और इसमें, उसमें हमने इसको एन पी के इक्वल कहा था चूँकि बाइनोमियल का सवाल था। आज सवाल हमारे पास पॉइसन का सवाल है, ठीक है, तो ये हमारे पास लेमडा आ गया। अब हमने क्या करना है, ये पॉइसन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था ना, ये ऊपर टॉप पे जाके देखें, ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा, ये वो माइनस लेमडा आएगा, लेमडा पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। तो ये वाला आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, ठीक है, गौर से देखिएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस लेमडा। ये कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे ई, और अगर कोई पावर वाला कैलकुलेटर है नहीं तो यूँ लिखेंगे माइनस 0.89 मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या है, लेमडा, ब्रैकेट डालें या ना डालें वो डायरेक्ट हो जाएगा, 0.89 की पावर, ये x जो इस वक्त क्या है 0, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब अगर आप गौर करें ना तो इस पूरे के अंदर चेंज क्या होगा, सिर्फ ये x चेंज होता जाएगा, ठीक। तो ये जो पोर्शन है ना आपका, ये कैलकुलेटर में सिर्फ इतना हिस्सा चेंज होगा, ये यानी यहाँ पे अब अगले हिस्से में क्या आएगा 1, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो वो जो आप कैलकुलेटर के ऊपर एक ही दफ़ा जो आप एक्सप्रेशन लिख लेते होते हैं ना, उसे लिख लेंगे, सिर्फ यहाँ पे जाके इसको चेंज करते जाएंगे। तो जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको ना ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती चली जाएंगी, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। ये आप करके देखें, ये हो जाएगा। ये शिफ्ट करके नेचुरल लॉग प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे ई आएगा, और आगे ब्रैकेट डाल के ना ये माइनस लेमडा की वैल्यू एक ही दफ़ा लिख लेनी है, मल्टीप्लाई बाय ये लेमडा की वैल्यू एक ही दफ़ा लिख के ऊपर पावर डाल के आगे जस्ट 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। अगला जब तो प्रेस करेंगे तो ये 0.4107 आएगा। फिर इसी में एरो से जाके ना वो 4 एरो बने होते हैं ऐसे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आप इसी एरो को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा। तो आप वापस जाके 0 को 1 कर देंगे, ठीक है, इस 0 को यहाँ से क्या कर देंगे, इस 0 को यहाँ 1 कर देंगे, और इस ये जो दूसरा 0 है इसको भी यहाँ पे आप इसको भी यहाँ ये 1 कर देंगे, 1 फैक्टोरियल। तो ये आप इस तरह करते जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब जब आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था कि हमने इसके अंदर ई का कॉलम फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ई का कॉलम वैसे ही फाइंड होता है कि समेशन एन को पी से मल्टीप्लाई करना है, तो 300 हर प्रॉपर्टी को आपने मल्टीप्लाई बाय 300 करना है, तो आपके सामने ये ई आना शुरू हो जाएंगी, ठीक। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिए, जब आप करने लगा, आपने इससे पहले नहीं देखा कि मैंने कोई ऐसी ब्रैकेट यहाँ डाली हो। उसकी वजह थी, मैं हर सवाल में बोलता रहा था कि आप देखते जाइएगा कि कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम ना हो। अभी हमने गौर किया कि ये चूँकि रेयर आइटम वाला सवाल था तो इसमें ऐसा हो जाता होता है। तो आप देखेंगे ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली जो है ये लेस देन 5 है, ये वाली भी जो है ये भी लेस देन 5 है, और ये भी लेस देन 5 है। पहले ये करें कि जितनी लेस देन 5 है इनको कैलकुलेटर पे जमा करें। जब आप इन
चारों को, इन तीनों को जो लेस देन 5 है, मैं भी उस 14.47 की बात नहीं कर रहा, ये जितनी तीनों लेस देन 5 है इनको कैलकुलेटर पे जमा करें तो ये आता है तकरीबन 3.9 के लगभग जवाब। ये जमा करने के बावजूद लेस देन 5 है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने पहले तो ये कोशिश की कि जो लेस देन 5 है वो आपस में तरतीब में जमा हो के तो ये हमें 5 बना देती तो हमें कोई मसला नहीं था, लेकिन चूंकि ये तीनों मिल के भी 5 नहीं बन रही, इसलिए हमने इनको, इन सब को इसके साथ मिला के तो हमने जब ऐड किया तो हमारे पास अब टोटल क्या आ गया 18.35। तो हमने क्या किया, हमें कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम काबिल कबूल नहीं है काई स्क्वायर में। तो हमने उन तमाम को ऐड करके हमने इतना ऐड किया कि वो ऐड होते 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 5 से बढ़ जाएं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाली ऐड होके 5 नहीं बन रही थी, इसलिए मजबूरन हमें 14.47 तक जाना पड़ा। तो ये नेबरिंग में ऐड करते जाएंगे तो हमने देखा कि ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से ऊपर हो गई। इस पूरी बात में ये जो मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें मैंने कहीं पे भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का नहीं बोला अभी तक। पता ये चला कि ये ऐड करने का मसला जो है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वजह से आता है। अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम 5 से कम है तब हम उनको ऐड करने की वजह से उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जितनी हमने एक्सपेक्टेड ऐड की है ना, तो हमें मजबूरन उतनी ही कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल भी ऐड करनी पड़ेंगी, भले उसमें कोई 5 से बड़ी हो या छोटी हो हमारी बला से, ठीक है। फिर सुन लें, एक्सपेक्टेड ऐड इसलिए करनी पड़े कि हमें कोई एक्सपेक्टेड 5 से कम कबूल नहीं है, ठीक। जब उन्हें ऐड किया तो मजबूरी ये है कि चूंकि एक्सपेक्टेड एक आ गई है ना 18.5, अब ऐसा तो नहीं है कि 18.5 के सामने मुझे 4 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मिले तो वो भी तो एक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ऑब्जर्व को ऐड करने की नौबत एक्सपेक्टेड की वजह से आई है, ना कि एक्सपेक्टेड को ऐड करने की नौबत ऑब्जर्व से आई है। ऑब्जर्व देखें शुरू में भी 3-1 था, 5 से कम थी, हमने उसे देखा ही नहीं। फिर सुन लें, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम हुई तो हम उन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करके इतना ऐड करेंगे कि वो 5 हो जाए या 5 से बढ़ जाए। तो फिर जितनी एक्सपेक्टेड ऐड की हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली उतनी ही ऑब्जर्व भी ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब बात सुनने वाली है। अब देखें कि मेरे पास कितनी एक्सपेक्टेड रह गई हैं, 1 2 3 4। अब तमाम जो पिछले जो है ना हमने जो भी चीज़ें की हैं वो सारी एक साइड पे रखें। अब हमारे पास 4 एक्सपेक्टेड हैं और 4 ही ऑब्जर्व्ड हैं, पिछली कहानी सारी ख़त्म, ठीक। 4 ऑब्जर्व्ड हैं, 4 ही एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब अब हमारी सारी डीलिंग इन 4 से आगे चलेगी। आप देख सकते हैं ये और काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10.05, ठीक। तो ये इस तरह आपने इन 4 जो रिफ्रेश होके ओ और ई बने हैं उनसे आगे आपने काई स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब जब हम जाएंगे ना टेबल वैल्यू के लिए तो हम क्या लिखेंगे, रिजेक्ट एज नॉट इफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर और इक्वल टू टेबल वैल्यू। अब हमारे पास के क्या बन गया, 4 बन गया। क्यों, मैंने क्या कहा था कि O माइनस ई करते हुए हमने कितने ई यूज़ कर रहे हैं, हम 4 यूज़ कर रहे हैं। पिछले सवालों में कोई भी ई मर्ज होके कम नहीं हुआ था, इसलिए सारे उनकी सब की तादाद ही के होती थी। अब हमारे पास चूंकि जो O माइनस ई करते वक्त हमारे पास ई 4 रह गए हैं, इसलिए ये के भी 4 है। अगर यहाँ 3 रह जाते तो यहाँ के 3 हो जाता, अगर यहाँ पे 5 होते तो यहाँ 5 हो जाता। तो 4 - 2 किया तो ये 2 आ गया। तो जब 2 के ऊपर हमने टेबल को देखा तो हमें 5.99 वैल्यू मिली, ठीक है। तो ये 5.99 वैल्यू मिल गई। सो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब है कि हम जो है हमें H0 रिजेक्ट करना पड़ेगा और कंक्लूड करना पड़ेगा कि इस डाटा का ताल्लुक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है। तो फिर किस से है, ये हमारा सवाल नहीं था किससे है। सिंपल ये है कि दिस डाटा डज नॉट बिलोंग टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनाब आज के लेक्चर में मैं सम अप कर देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि ये पिछले लेक्चर जैसा था, सिर्फ इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटीज़ खुद फाइंड करनी थी। अगर बाइनॉमियल का सवाल है तो बाइनॉमियल से प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड होंगी और बाइनॉमियल से फाइंड करने से पहले हम डाटा का मीन निकालेंगे, उस मीन को NP के इक्वल कहेंगे, N पुट करेंगे तो P आ जाएगा, P से Q आ जाएगा, तो उससे फिर हम आगे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। तो ये बाइनॉमियल का सवाल आगे चलेगा। अगर पॉइसन का है तो पॉइसन के लिए डाटा का मीन निकालेंगे, उसे लैम्डा बोलेंगे और फिर पॉइसन का ये फार्मूला लगा के प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड हो जाएंगी। और पॉइसन के केस में हम गौर से देखेंगे कि कोई
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से अगर छोटी हुई तो हम उन्हें मर्ज करके 5 या 5 से बड़ा करेंगे। जब उन्हें मर्ज करके 5 से बड़ा करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड भी 5 से बड़ी करेंगे। तो ये वाला हमने आज का टॉपिक हमें देखा। ये प्लीज़ आप एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन मैनुअली हाथों से सम रख के पेन से कॉपी पे करेंगे, तभी आपको बात समझ आएगी, ठीक है। सो प्लीज़ इसको लाजमी करना है। और बाकी क्वेश्चन आपको मैंने मेंशन कर दिए थे, और भी नेट से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो है वो जो टॉपिक देखेंगे मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा होगा जी। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा में क्या फ़र्क है और वेरिएबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और ये उसी के रेफरेंस से इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक है वो हम काइस्क्वायर के अंदर हम करेंगे। और इसके अंदर हम देखेंगे कि दो जो लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके अंदर एसोसिएशन को कैसे चेक किया जाता है। तो ये काइस्क्वायर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा अगले लेक्चर में, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। प्लीज़ इस लेक्चर को मैं फिर कहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से इसको देखें, इसको सवालों को करें, ये पूरा देखें। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया हुआ आपको, तो अब आपने इन सवालों को कम से कम इन दोनों सवालों को एक दफ़ा खुद से करें अपने रजिस्टर्स पे, कॉपीज़ में, ताकि आपको समझ आए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।